मैं श्रीमान कृष्ण लाल जी खिच्ची के साथ विशेष बातचीत में आप देख रहे हो भाटिया लाइव चैनल। सर, भाटिया लाइव चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले अपना जन्म स्थान और बचपन के बारे में थोड़ी जानकारी दी। मेरा जन्म 2 जुलाई 1956 में मुक्तसर के अंदर हुआ है। जी सर। और स्कूल में मेरी बहन है। अच्छा, प्राइमरी शिक्षा आपकी वहीं पे स्कूल हुई? प्राइमरी शिक्षा। तो उच्च शिक्षा और आपकी सर पढ़ाई कहाँ तक हुई? बीए मैंने मुक्तसर गवर्नमेंट कॉलेज से की जी सर। और लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की अच्छा सर। 1980 में। तो इसके बाद में भी सर कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप रहे, कहाँ कहाँ आपने सर्विस की? उसके बाद मैं 2 साल मुक्तसर कोर्ट्स के अंदर एज एडवोकेट प्रैक्टिस की। जी। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट LIC में हुई। वहाँ मैं एज असिस्टेंट 1982 में भर्ती हुई। अच्छा सर। तो LIC में सर आप कौन से पद पे रहे? LIC में मैं असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर ADM की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ ठंडा ब्रांच से। जी सर। आप कब से शिफ्ट हुए? 1998 के अंदर मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई LIC की ऑफिस में। तो यहाँ मैं 2 साल रहा हूँ। अच्छा। तो जब भी मैंने ये मुकाम पाया। अपने माता पिता और सर परिवार में कौन कौन है, थोड़ा जानकारी? इस वक्त तो मेरे पिताजी तो 77 में एक्सपायर हो गए थे और मेरी मदर है वो 2014 के अंदर डेथ हो गई। अच्छा सर। मेरे साथ ही रहते हैं। सुना है सर आपके पिताजी डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ है, हाँ जी, काम किए जा रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब तो के साथ 2 दफ़ा वो पर्सनली मिले हैं। 1951 में जब डॉक्टर साहब जलंधर आए थे तब मेरे पिताजी उनके साथ ही थे। उसके बाद 1956 में डॉक्टर साहब की मीटिंग थी, उसका इन्विटेशन कार्ड आया था पिताजी को। वो इन्विटेशन कार्ड की कॉपी है हमारे पास। उस पिताजी ने अटेंड किया था 1956 जून 1956। जी सर। नौकरी के अलावा सर आपकी कौन कौन से विषय में और रुचि रही है? नौकरी से अलावा मेरी पढ़ने की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा। मैं पढ़ता रहा हूँ और मैं मतलब कोई और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कोई, लेकिन किताबों को पढ़ना मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा। तो मैं हर तरीके की जो समाज की सुधार के लिए किताबें पढ़ी, जैसे और इतिहास की किताबें, डॉक्टर साहब के ऊपर किताबें, बुद्ध धर्म के ऊपर किताबें, जितनी मेरे को मिलती मैं पढ़ता रहता हूँ। उनकी गहराई से स्टडी की है। सर, अभी अभी आपकी एक बुक लॉन्च हुई है, सोचो अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते। तो ये सर प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब से ये? हाँ जी, ये किताब जो है ना, सोचो अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते, ये मेरे पिताजी की मेरे पे जो मतलब थी ना मोटिवेशन, उनकी ही बचपन से हमें। जी सर। बचपन से उनको कहानियाँ सुनाते और बचपन से हमारे अंदर मतलब खून में ये बात थी। डॉक्टर साहब के जीवन की जो कहानी वो सुनाते थे पिताजी कि देखो उन्होंने कितनी लंबी संघर्ष किया और वो कभी हार नहीं मानी उन्होंने। तो उनके जीवन के बारे फिर मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद मेरे भी मन में विचार आया कि मैं जो मेरे पिताजी ने मेरे को मोटिवेट किया था उसको मैं एक रिज़ल्ट बनाऊँ, रिज़ल्ट निकालूँ उसका। तो मैंने ये किताब लिखवाई है और दिल्ली से मतलब इसको समग्र प्रकाशन भवन से छपवाई है। इसके अलावा भी सर आगे कोई बुक की तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसके आगे मैंने श्री गुरु रविदास जी के ऊपर किताब शुरू की हुई है। तो अभी उसमें समय लगेगा, तो वो शुरू किए, चल रहा है उसका काम। उसके लिए मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है, किताबें मंगवाई हैं, वो उनकी स्टडी कर रहा हूँ।
आजकल सर हम लोग देखते हैं जो स्टूडेंट है, नौजवान है, जो सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखो जी, ऐसा है कि मोबाइल जो है कोई गंदी चीज़ तो नहीं है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अपने जीवन की जो भी चीज़ें हैं वो भी करनी चाहिए। अगर थोड़ा घना टाइम निकले तो ये देख सकते हैं कि ये नहीं है कि हम सारा दिन इधर लगे रहें, तो जो हमारे जीवन की ज़रूरी काम है वो रह जाए, ये अच्छा नहीं होगा। तो आने वाली जनरेशन के लिए ये है कि ठीक है, बैलेंस रखो अपनी थ्योरी को, और वो भी देखो, अपना जरूरी काम भी करो, पढ़ाई भी करो। नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं सर? देखो, पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। जी सर। पहले पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। अगर उसकी दिलचस्पी है तो आ भी सकता है, इसमें कोई बात नहीं, पर पढ़ाई जरूरी है। बिना पढ़ाई के भी अगर वो नेतागण बनेंगे तो फिर वो फ्रॉडबाजी करेंगे, अच्छी चीज तो वो समाज को नहीं दे पाएंगे ना। वो खुद पढ़ाई करो पहले पूरी करके, फिर अपने उस समाज को नेतागिरी करो, लीड करो समाज को, तभी लीड कर पाओगे सही। अगर आप पूरे पढ़े हुए हो, आपको पूरा ज्ञान आपको है, तभी किसी को ज्ञान दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। सर, समय समय पे समाज में जो फैल रही कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों पे बहुत सारे बुद्धिजीवियों, विद्वानों ने बहुत सारा प्रयास किया है, तो आप का इन कुरीतियों के ऊपर जो समाज में निरंतर पनप रही है, तो इनको दूर करना या क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, कुरीतियाँ जो है, जहाँ आडंबर है, भ्रम है, भेद मतलब वहम है, वहम भ्रम, ये चीज़ें जब तुम पढ़ जाओगे तो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पियोगे तो तुम दहाड़ोगे। तुम्हें अक्ल आ गई, पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। जो तुमको सदियों से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तुम तुम्हारी नॉलेज होगी, तुम पढ़ोगे, शिक्षा प्राप्त करोगे, तो तुम्हें सब पता चला जाएगा ये असलियत क्या है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे तो ये वहम भ्रम से आप दूर हो जाओगे। सर, डॉक्टर अंबेडकर किसी एक वर्ग के थे या क्या? नहीं, डॉक्टर साहब सारे हिंदुस्तान के थे। वो इवन के वो सारे वर्ल्ड के हैं, वर्ल्ड फेमस है पर्सनैलिटी। उनकी 17 यूनिवर्सिटियों में तो बुत लगे हैं डॉक्टर साहब के, और कितने 100 कंट्री होंगे जिनमें उनके हैं थॉट्स जो है चल रहे हैं। उनके थॉट्स जो ज़्यादा सबसे बड़े इकोनॉमिक्स के ऊपर थे। वो उनकी पास 4 PhD की डिग्रियाँ थी डॉक्टर साहब के पास। 2 उनको मिली है इकोनॉमिक्स के अंदर डिग्रियाँ PhD की। 1 डिग्री उनको जो है लॉ की है, LLD, और 1 डिग्री जो थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 1953 में दी थी। संविधान लिखने के बाद भी इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। तो वो सारे मुल्क के हैं। उनकी जो पॉलिसियों को अगर हम अडॉप्ट करें तो हमारा मुल्क 1 नंबर आ सकता है वर्ल्ड के अंदर। पॉलिसियों को हम पूरी गहराई से लागू करें। उनको संविधान में भी उन्होंने हर जगह ऐसा बनाया है, अगर वो सही लागू करोगे तो उन्होंने अपने आखिरी भाषण के अंदर डॉक्टर साहब ने कहा था, जो संविधान सभा के अंदर था अपना 25 नवंबर को, 25 नवंबर 1949 को भाषण उसमें कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर लागू करने वाले उनको अच्छे नहीं है तो संविधान गंदा ही साबित होगा। अगर संविधान कितना भी बाड़ा हो और लागू करने वाले बहुत अच्छे हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। तो इसलिए हमें जो लागू करने वाले हैं उनको ईमानदारी से लागू करना चाहिए, ताकि मुल्क की तरक्की हो सके हर तरीके की। सर, आरक्षण की बात करूं तो किस वर्ग को कितना % आरक्षण दिया गया है और कहाँ पे कितना ये लागू है? देखो, ऐसा है कि संविधान की प्रोविजन के मुताबिक SC को 15%, जी सर, ST को 7.5% और OBC को 27% है। जी सर, ठीक है। सही मायनों में लागू भी नहीं है। अगर सही मायनों में इसके अंदर चालबाजी जो है ना, शरारतबाजी, वो चल रही है। और जैसे अब जो प्राइवेट कर रहे हैं तो वैसे भी ख़त्म हो रहा है। कोई इतना ज़्यादा हमारे हिस्से नहीं आ रहा।
और जहाँ नहीं मिल सही मतलब जो आदमी है उनको अगर सही मिलेगा आरक्षण तभी कुछ बनेगी। उनके नाम पे ढिढोरा पीटा जा रहा है, ये आपको ये दे दिया वो कर दिया। अगर गवर्नमेंट इसमें सच्ची है, सच्चाई बिल्कुल सच्चाई है, तो वाइट पेपर इशू कर दे, कितनी नौकरी थी, कितनी हमने भर ली और कितनी बाकी पड़ी है, तो सारा सिस्टम क्लियर हो जाए। पर वो करते नहीं ना, शो नहीं करते ये। अगर शो करे, वही बात है ना, ईमानदारी से लागू करते ना तो इतनी जरूरत पड़ती है, जल्दी कवर हो जाता काम। ईमानदारी नहीं है, राजनीति ज़्यादा है, तो ये बात है। अब हमारे स्कूल यूपी के अंदर देखो आप, स्कूल कितने 9,000 के 8,000 के करीब स्कूल बंद हो रहे हैं, तो गरीब आदमी के बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे? कर दिया ना। मतलब एजुकेशन, डॉक्टर साहब खुद कहा करते थे, कहा भी है कि ये लोग तुमको सब कुछ देंगे पर एजुकेशन नहीं देंगे। वही बात हो रही है आज, वो सही हो रही है। ये एजुकेशन छिपा रहे हैं, बाकी मुफ्त राशन दे दो, फलाना कर दो, उससे तो पेट भर जाएगा, कोई जिंदगी थोड़ी निकल जाएगी। उसको कमाने का समर्थ दो, पक्का काम, कच्चा करके तो उसको बल्कि दवाई रखने की राजनीति। दिनों दिन खिची साहब निजीकरण हो रहा है, हर फील्ड है जो, तो इसमें क्या नुकसान है और इसका क्या? इसको देखो जी, हमारे लोगों को ज़्यादा नुकसान है। जिनकी देखो ये जैसे बचपन के अंदर ग्रोइंग एज होती है ना, वो हमारी ग्रोइंग एज थी। अभी साल तो 75 ही हुए हैं, 75 साल ही तो हुए आज़ाद हुए। उससे पहले तो 3,000 साल तक हमारी जो 30 पीढ़ियाँ हैं, 30-32 पीढ़ियों ने जुल्म सहा है। वो अब 2 पीढ़ियों में क्यों बराबर थोड़ा होगी कोई? इनको अभी तेजी पड़ी है, ये बंद कर दो। देखो ना, 3,000 साल तक इन लोगों ने हम पर जुल्म किए, हमारी 30 पीढ़ियों ने बर्दाश्त किया है, तो ये 2 पीढ़ियों में घबरा गए हैं क्या देने को? ये कम से कम कुछ जब सामर्थ्य तो बढ़े रही है, सामर्थ्य बढ़े, वो थोड़ा सा असली सच्चाई चाहे कि उनको देना है तो मतलब मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये ड्रामा ज़्यादा करते हैं, वो दे दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये करना क्या? कुछ भी नहीं। क्या मिला है पोजीशन को? आज अभी तक 75 साल में कोई 10-5% भी नहीं बढ़ी पोजीशन, अच्छी नहीं बढ़ी। वही हालात वही है। तो गांव में जाके देख लो, बेचारे हमारे लोग का क्या हाल है। अभी भी घोड़ी चढ़ने से रोक रहे हैं, मुँह सरकड़े पे मार रहे हैं, बताओ अभी कहाँ पर आज़ादी मिली है भाई? ठीक है ना। अच्छा, बारात के अंदर आई बारात, तो बारातों को परेशान, ये घोड़ी पे क्यों चढ़ गए? क्यों बारात लेके आए? क्यों इतने अच्छे कपड़े पहन रहे? गुजरात के अंदर वो एक आदमी ने नए कपड़े पहने, हमारे बेचारे ने, गरीब आदमी है, पता को ब्याह शादी होगी, पहन ली तो उसको मारा, ये तो नए कपड़े का पहन, बताओ। अभी तक इनको बर्दाश्त नहीं है, तो फिर कहाँ से होगा? बराबर कैसे होगा? ये तो ईमानदारी से करेंगे तब होगा, नहीं तो हमारे लोगों को भी तो खड़ा होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। जागो, जागृत हो जाओ, संगठित हो गई, तभी बात बनेगी। वो देखकर खिची साहब देश में ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, तो इसके बारे में आपका क्या? देखो, धर्म जो है वो आदमी के लिए है, आदमी धर्म के लिए नहीं है। डॉक्टर साहब की कोटेशन है ये, जो धर्म है आदमी के लिए है, कि आदमी को अच्छे नियम दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छा सिखाने के लिए ये धर्म है। जीने का रास्ता क्या है, कैसे जीवन जीना है, कैसे दूसरों को प्यार करना है, कैसे दूसरों को समान समझना है, ये धर्म है। तो धर्म आदमी के लिए है, ना कि आदमी धर्म के लिए। ये उल्टा हो पड़ा आजकल, धर्म के नाम पे मरते, उसको समझते नहीं है, उसके नाम पे मरते, अंधविश्वास बढ़ गया, अंधभक्ति बढ़ गई, ये बात है। तो इसको समझना चाहिए, आदमी के लिए सारा कुछ है, सारा संसार है आदमी के लिए। तो आदमी उसमें खो गया, उल्टा हो गया काम। जी, उल्टा हो गया, इसलिए ये हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। तो लोगों को समझने की कोशिश नहीं करते, जो को समझने की उनको इतने उल्टे पुल्टे रास्ते निकाल रहे हैं ताकि उल्टे चलते थे। धर्म तो कोई भी है, गलत नहीं है, सब धर्म अच्छा सिखाते हैं, मतलब सीखने वाले हो। धर्म कोई भी धर्म माड़ा नहीं है, कोई भी गलत चीज़ कोई भी धर्म नहीं सिखाता। सभी कहते हैं आपस में प्रेम भाव से रहो वैसा, ठीक है ना। पर वो हम अपने खांचों में बटे हुए हैं ना, भी हम हिंदू है, मुसलमान है,
लेकिन परमात्मा ने एक ही बनाया इंसान सबको बराबर बनाया। सही सही। हाँ। देश में सर बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? नौकरियां बेरोजगारी देखो बात ये है कि इसमें पहली बात जो आप करके थे, अगर गवर्नमेंट सही मायनों में ईमानदारी से रिजर्वेशन लागू करे, उनको जो हक बनता है वो दे, ठीक। नंबर 2, जो हमारा यूथ है उसको कोई ऐसी काम में लगाए, वो जो बेले होंगे तो नशे करेंगे या गलत काम करेंगे या लड़ाई झगड़े करेंगे, आपस में मतलब झगड़ेबाजियाँ रखेंगे, जो समाज के लिए चीज़ अच्छी नहीं है। अगर उनको सही रास्ते में लगाओ, काम दो उनको, काम पे लगाओ, काम करेंगे तो अपने आप ही आदमी उधर बिजी हो जाएगा। तो बेले होगा तो कुछ ना को गड़बड़ करेंगे काम कर। गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसी ये अच्छी नहीं है, वो बल्कि उनको गवर्नमेंट जो है फादर का रोल होता है, वो उनके बच्चों के लिए सबको ध्यान करे, ना कि वो अपने लिए ये वोट लेनी है और उनको पागल बढ़ाए रखो। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पिता का रोल है, उनको काम दो, रोजगार दो, सही रास्ते पे लगाओ, तब अपने आप ही शांति होगी, सब कुछ हो जाएगा, नौकरियां भी काम चलेगा। अब खाली पीढ़ी को भरते ही नहीं, करिए ना, खाली पीढ़ी लोग। युवा पीढ़ी को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, भाई अपना सही पढ़ाई करो, नशे पानी से दूर रहो, ठीक है, माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो। अगर हर आदमी अपने परिवार की सेवा करे और सही तरीके से रहे तो सारा समाज अपने आप ही सही हो जाएगा। अगर हर एक आदमी अपने परिवार में सही काम करे, सही परिवार की देख रेख करे, सही बच्चों की परवरिश करे, सही अपने परिवार को करेगा तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा सारा। क्यों? घर परिवारों से समाज बढ़ता है। तो ये बात है, वो अपने ईमानदारी से करे सही काम, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के पीछे ना लगे, गलत सोसाइटी से बचे, अपने मतलब सही सोसाइटी में करें, अपने बुजुर्गों की, सीनियर्स की आदर मान करें, उनसे सब कुछ मिलेगा कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है सारी ज़िंदगी का, ठीक है ना। अपनी मतलब उनके प्रति अच्छी भावना रखो, तभी आपसे कुछ ना कुछ मिलेगा। सर देश में बहुत सारी चीज़ों को लेकर असमानता है, जैसे किसी के पास तो 5,000 एकड़ ज़मीन है और किसी को खाने को रोटी तक नहीं है, तो इस पे सर आप क्या? इस पे भी गवर्नमेंट की ही कमजोरी है, जी गवर्नमेंट की कमजोरी है। गवर्नमेंट को अपने सिस्टम सेट करने चाहिए ताकि मतलब सबको मिल सके। देखो हमारे बहुत सारे गरीब आदमी है जो काम कर सकते हैं जमीन के ऊपर खेती बाड़ी, लेकिन उनके पास जमीन ही नहीं है। जी। अब कुछ लोगों की इतनी जमीनें पड़ी है, कुछ लोगों की इतनी जमीनें पड़ी है, वो उनको पता नहीं हमारी जमीन कितनी है। तो जो 6 दिसंबर 1964 को भूमि बांटो आंदोलन भी हुआ था। भूमि बांटो, जो एक्स्ट्रा पड़ी है भूमि, उसको बांटो लोगों में, गरीब आदमी में, ताकि वो काम करें, देश की प्रोग्रेस भी हो और देश के अंदर पैदाइश भी हो अच्छी, और अच्छी इनकम भी हो देश को, और ना वो जमीन भी बेकार पड़ी है खाली लोगों को। तो डॉक्टर साहब की परिनिर्वाण के ऊपर 6 दिसंबर 1964 को एक सत्याग्रह चला था, भूमि बांटो। उसमें मेरे पिताजी भी थे सत्याग्रह के अंदर। वो वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई और 6 दिसंबर 1964 से लेकर 5 फरवरी 1965 तक वो सत्याग्रह के अंदर मेरे पिताजी जेल में रहे। फिर 5 फरवरी 1965 को उनको रिहा किया गया। उस वक्त मैं छोटा ही था, मैं देखा है, मैं उस वक्त हाजिर था जब वो जेल से आए थे। तो वो फोटो भी है मेरे पास, उनकी तस्वीरें सारी। तो जो वह किताब छपी उसके अंदर लगाई है मैंने, वो सारी डिटेल भी लिखी है सारी उन्होंने। तो उस समय फिर उस टाइम के बाद गवर्नमेंट ने 2-2.5 लाख एकड़ ज़मीन गरीबों के अंदर बांटी भी थी। मतलब उस सत्याग्रह का असर निकला, 2-2.5 लाख एकड़ ज़मीन बांटी भी थी भूमिहीन मजदूरों को। तो इस तरह गवर्नमेंट को प्रोग्राम करे तो काम चलेगा ना सारा। गवर्नमेंट करते नहीं है कुछ।
कहने को मतलब काजी काम नहीं है, ठीक है ना। असली करनी चाहिए अगर मुल्क का रिप्रेजेंटेशन करनी है तो। सर आजकल ग्राउंड लेवल पंच सरपंच से लेकर संसद तक हमारे लोग पहुंचे हैं। संसद में भी सुनने को आता है कि 131 सदस्य जो हैं हमारे, तो इतने सदस्य होने के कारण भी हमारे समाज का जो उत्थान नहीं हो रहा है, तो इस पे सर क्या कहना है आपका? देखो वही बात हम पहले भी की है, ये बात कि अगर ये पूना पैक्ट 1932 के अंदर जो हुआ था ना, उसके अंदर अगर ये सिस्टम होता भी सेपरेट इलेक्टोरेट देते हमें, एससी बंदे एससी अपना चुन के भेजें और वो अंदर जाते तो वो हमारे अधिकारों का रखवाली करते। उनको ये पता होता कि अगला इलेक्शन भी तो मैं मुंह से जीत के आना है इसलिए दिया करते हो। अब उनको ये पार्टी के थ्रू गए हम तो पार्टी की बात करेंगे, हमारी बात कब करेंगे। अब 131 MP बैठे हैं, 84 जो है SC के हैं और 47 जो है वो ST के, 131 MP है। बताओ अगर 131 MP में से कोई करे हिम्मत तो उसको दिखाएं। डॉक्टर साहब का सिस्टम तो ये था ना कि चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई बढ़े, जब 131 हमारे होंगे तो हमारे लिए सब कुछ करेगा, वो हमसे दबेगा। तो अब उसको तो परवाह नहीं, वो सोचते हैं कि हम तो कम हमारे थ्रू आए यार, ये हमारी बात करेंगे। अब सबके मुंह बंद है अंदर बैठे हैं। अगर वो हमारा अधिकारों के लिए लड़े हैं तो गवर्नमेंट को पता लगे। अब गवर्नमेंट को पता नहीं खरीद रखे ही, एक हिसाब से खरीदे रखे ना कि पार्टी के थ्रू आए, वो पार्टी की बात करते, हमारी बातें नहीं करते। तो उनको करना चाहिए। फिर भी ये सोच के कि कल को अगर तुम नहीं बढ़ोगे MP हैं तो समाज के पीछे तो रहोगे ना। अगर समाज का कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हें कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, समझे। इसलिए उनको भी ये समझ करनी चाहिए कि हमको सदा ही बैठे रहेंगे यहाँ, आखिरकार समाज में भी जाएंगे, यहाँ से रिटायर भी होंगे, यहाँ छोड़ भी देंगे, कहाँ उसकी उनकी बातें भी तो आएंगी। तो समाज में उनको क्या पूछेगा कोई, जब उन्होंने हमारे समाज के लिए किया ही कुछ नहीं। सर देश आज़ाद हो गया, देश में संविधान लागू हो गया और समाज है जो समाज का शोषण वो आज जो कि त्यों ही हो रहा है सर। जगह जगह पे अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। ये इसके अंदर ज़्यादा जो है राजनीतिक टच है, अंदरूनी इनडायरेक्ट वे से जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सब बढ़िया बढ़िया रहे, अच्छा खाएं, अच्छे अपने काम धाम करें, सारा तो बढ़िया रहे, तो वो सोचते हैं हमें कहा कौन पूछेगा, इसलिए वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं इनडायरेक्ट वे से। आप परे खड़े रहे, उनके आदमी होते हैं वो गड़बड़ करते हैं, झगड़ा करा दिया, लड़ाई करवा दी, दंगे फसाद करवा दिए अफसरी में। ये मतलब ये वैसे गलत राजनीति है। अच्छी राजनीति तो ये होती है कि अच्छा तुम राज दो, अगर तुम्हें गद्दी में जनता ने बैठाया है तो उसका सही उसको राज करो, सही कुछ ना कोई अच्छी चीज़ें बढ़ा के जाओ। जो किसी टाइम में महाराजा अशोक के टाइम में जब भारत के अंदर लोग बाहर से पढ़ रहे आते थे यहाँ, ठीक है कि नहीं, अब हमारे खुद के यहाँ के मुल्क के बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यहाँ प्रबंध नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर बंद हो तो क्यों बाहर करने जाएंगे मेडिकल डॉक्टर बनने और इंजीनियर करने, या कर नहीं रहे ना। ये इनको करना चाहिए कि तुम गद्दी में बैठे हो, तुम जनता की भलाई करो सही मायनों में, कागजों में नहीं, सही मायनों में, जो 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 महसूस हो, हर एक को पता लगे कि वाकई गवर्नमेंट कुछ कर रही है। सर हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण है। अपर कास्ट में भी बहुत गरीब जातियां हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, कोई आर्थिक स्थिति है उनकी बहुत डाउन है, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा है, देखो ये जो आरक्षण हमारा आरक्षण है ये कोई मतलब आर्थिक उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, ये तो समाज को बराबर लाने के लिए है। अगर कोई कमजोर है, दूसरे वर्ग में कोई कमजोर है तो गवर्नमेंट करे उनके लिए कुछ, गवर्नमेंट बढ़ाए पॉलिसियाँ, उनको लोन दे, कुछ करे, बिजनेस दे, कराए गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट का ही तो फर्ज बनता है, राज तो वही कर रहे, वही दे उनको। अगर किसी की पोजीशन माड़ी है तो उसको करे भाई,
हमें इसमें क्या एतराज है? उनको देना चाहिए गवर्नमेंट को, उनके लिए कोई परमानेंट काम करे ताकि उनकी पोजीशन अच्छी हो, ठीक है ना। राजनीतिक टच ना दे हर बात को, ये मैं क्लियर नहीं करना चाहता हूँ। जी सर। राजनीतिक टच ना दे, असलियत को करे बस। असलियत वही जो दिखे तो सबको पता लगेगा हाँ हो रहा है, यही बात है। दिखावा की राजनीति नहीं करनी चाहिए, असलियत करो जिससे इंसानियत का भला हो। लास्ट सवाल मेरा महिलाओं को लेकर है। आज हर फील्ड में महिलाएं हैं जो आगे आ रही है, फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं का है जो शोषण हो रहा है, और उनको है जो उतना जितना संविधान हक दे रहा है, तो उसके हिसाब से अभी वो नहीं है। तो इस पे आपके क्या विचार है? देखो जी, संविधान ने लेडीज को हक दिया है बराबर का, और वोट का अधिकार डॉक्टर साहब ने साथ के साथ ही हमें दे दिए इमीडिएटली। जबकि अमेरिका जैसे देशों में 100 से भी ज़्यादा साल में लेडीज़ को वोट का अधिकार मिला है। फिर लेडीज़ की मैटरनिटी लीव डॉक्टर साहब ने पास कराई। लेडीज़ के लिए उनकी बहुत बड़ी बुक भी है, स्त्री औरत का उत्थान, उनकी किताब है बहुत बड़ी। ये औरत का उनके, और उन्होंने खास करके गरीब दबे कुचले लोगों और औरत जात को, हर एक जाति की औरत को उन्होंने पूरा अधिकार दिलाया है। उसके लिए उन्होंने बहुत फाइट की। हिंदू कोड बिल जो था वो उस पर तो रिजाइन भी कर दिया था उन्होंने, भी पास नहीं हुआ। उसमें भी औरत को बराबर का अधिकार दिया, उसको डाइवोर्स का, बच्चों का मेंटेनेंस और उनके मतलब पिता की प्रॉपर्टी में से अधिकार सारे डॉक्टर साहब ने औरत को बराबर दिलाए हैं। बराबर अब औरत भी जो खूब पढ़ाई कर रही है, बराबर ही आदमियों के कर रही हैं काम, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा है। हमें हमारा भी कुछ फर्क पड़ता है कि हम भी औरत को रिस्पेक्ट दें, औरत को जो है रिस्पेक्ट दें पूरी। और उन्होंने आदमी के बराबर कंधे से कंधा जोड़ के वो आदमी का हर फील्ड में, हर दफ्तर में, ऑफिस में, फिर अपने घर में, गृहस्थी में, हर जगह वो पूरा साथ करके गृहस्थी चला रहे हैं। देखो दफ्तरों के अंदर भी स्पेशल हर जगह लेडीज़ के लिए जो फैसिलिटी हैं स्पेशल दी जाती हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज के अंदर सबको इज्जत दें, सबकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखें, सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखें, और कोई ऐसी अनहोनी बात ना करें जिससे हमारे समाज में उसको मतलब नीचा हो या उसमें को गलत रिजल्ट आए। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। सर मेरा लास्ट प्रश्न आतंकवाद को लेकर है। देश में आतंकवाद है जो बहुत पनप रहा है, तो इस पे आपके क्या विचार है? देखो आतंकवाद जो है ना, इसमें वो फिर वही बात आ जाती है जो हम पहले कर चुके हैं। अगर गवर्नमेंट बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देगी, पूरा उनको नौकरी दे, उनको काम दे, रोजगार दे, एम्प्लॉयमेंट देगी, तो वो 10-20% तो पैसे घट जाएगा। जो अनएम्प्लॉयड आदमी है वो ना जाने क्या क्या करता है, आतंकवाद करता है, गलत काम करता है, दंगे फसाद करता है, फिर बिक जाता है, लोग उसको खरीद लेते हैं कि तुम हमारे लिए काम करोगे, ये गलत काम जो है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए अगर वो ध्यान करे बच्चों की तरफ, या पिता के तौर पे बच्चों का, कि इनको नौकरी दो, काम दो, रोजगार दो, ताकि वो सही रहे, ताकि गलत तरफ जाए ना, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब ये अच्छा समाज तो नहीं बन सकता है जब उन गवर्नमेंट भी ध्यान करे बच्चों का। अगर रोजगार दोगे तो नेचुरली आदमी रोजगार में लग जाएगा, अपने परिवार को पालेगा, है सारा गृहस्थी करेगा, अच्छी गृहस्थी चलाएंगे तो समाज अपने आप ही सारा सुधर जाएगा। उधर जाते कौन लोग जो अनएम्प्लॉयड है, या दुखी हैं, या परेशान है, या किसी चीज़ के सताए हुए हैं, वो लोग जाते हैं उधर जाकर। इसलिए इसका ध्यान रखें ताकि हमारा अच्छा समाज एक बहुत सुंदर समाज बने और समाज की हर चारों तरफ तरक्की हो। सर भाटिया लाइव चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को इस बुक के बारे में बताइए। सर ये बुक्स मैंने 200 पेज की लिखी है, इसमें 200 पेज है और 60
टॉपिक है जो टच किए हैं। डॉक्टर साहब के स्कूल से लेकर उनके चैत्य भूमि तक जहाँ उनका संस्कार हुआ दादर के अंदर, वहाँ तक सारी जो टॉपिक है मैंने कवर की है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। तो इसके पेज भी मैंने बढ़िया लगवाए हैं, इसकी फिनिशिंग वगैरह सारी बढ़िया करवाई है, और इसकी जो कीमत है वो 200 रुपये रखी है हमने, ठीक है। बाकी इसको पढ़ोगे आप तो आपको पूरा ज्ञान उनके बारे में कब मिलेगा, सारा स्कूल से लेकर चैत्य भूमि तक सारे पॉइंट टच किए मैंने, कोई नहीं छोड़ा। और मैं सबसे उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। फिर भी मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप पढ़ने के बाद अगर इसमें कोई कमी या कोई अपनी सुझाव देना चाहते हैं तो वो आपका माना जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कृष्ण लाल खिची साहब, और जल्द ही इनकी अगली बुक है जो उस पर काम हो रहा है वो भी आपको पढ़ने और देखने को मिलेगी। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए भाटिया लाइव चैनल। धन्यवाद।